ठीक है आलोक जी, बाकी चीजें आपकी एक तरफ हैं, लेकिन भारत रत्न पर राजनीति वाली बात थोड़ी सी, खुद को किसने किसने दिया है भारत रत्न वो भी देश ने देखा ही है, लेकिन देश ने मीडिया के साथियों को तो कुछ भी नहीं लगेगा। कम से कम आपने एक चीज पे तो आके रुके आप। अभी तक तो नोटबंदी को भी आप लोग बहुत अच्छा काम बताते थे। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने इस अनैतिक सरकार के अनैतिक कर्तव्यों का, कर्मों का पूरा सपोर्ट किया है और आज भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि डिबेट होने से पहले ही, मुद्दे उठने से पहले ही मीडिया के साथी सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या अगर जेपीसी नहीं बनी तो संसद में जो पैसा खर्च होगा उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। आलोक जी, आप लोग कह रहे हैं कि वहां गठबंधन में सब ठीक नहीं है, सुधांशु जी कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा आपके आपस के दलों में भी है, और ये समझाइए कि ये एनडीए की का प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो तय करे कि टीडीपी को, जेडीयू को या बीजेपी का ही कोई व्यक्ति हो जिसे स्पीकर के इस पद के लिए वो उतारना चाहे मैदान में। ये कांग्रेस पार्टी या विपक्ष अपनी तरफ से क्यों थोपना चाह रही है कि नहीं टीडीपी का बनाइए या जेडीयू का बनाइए? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? नहीं, हमने तो नहीं कहा बीजेपी से, किसी ने भी, किसी भी विपक्षी दल ने यह नहीं कहा कि बीजेपी टीडीपी के किसी व्यक्ति को स्पीकर बनाए। मैंने तो ऐसी कोई बाइट नहीं सुनी। अभी संजय राउत जी की बाइट में सुन रहा था आज तक, पर उन्होंने भी दो शब्द इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि टीडीपी अगर अपना स्पीकर लेकर आती है तो हम आपस में बातचीत करेंगे, इंडिया गठबंधन के लोग, और कोशिश करेंगे। बातचीत और कोशिश, दो शब्द इस्तेमाल किए। तो हम तो थोप ही नहीं रहे। देखिए, उनकी सरकार है, उन्होंने सरकार बनाई है, वो सरकार चलाएं अच्छे से। एक अलग बात है कि हथियाई हुई सरकार है ये, तमाम जांच एजेंसियों की और इलेक्शन कमीशन की और तमाम, आज आप देख ही रहे हैं अखबारों में और तमाम चीजें क्या खबर चल रही हैं। तो हथियाई हुई अल्पमत की सरकार है, लेकिन उनकी सरकार है और स्पीकर पद उन्हीं को है, उनको बनाना है स्पीकर। अगर स्पीकर भी नहीं बना पाए तो सरकार ही गिर जाएगी। अब दूसरे विषय पर आते हैं। अभी सुधांशु भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, इन्होंने मर्यादा की बात की, इन्होंने परंपरा की बात की। तो डिप्टी स्पीकर की परंपरा की हम बात कर लेते हैं। डिप्टी स्पीकर मैक्सिमम टाइम अपोजिशन पार्टीज को दिया गया है, ये परंपरा रही है। अब आगे वो परंपरा रहेगी कि नहीं रहेगी वो तो अब समय बताएगा। डिप्टी स्पीकर पिछले सत्र में रहा ही नहीं, ये शायद पहली बार था। पहली बार हुआ है कि 150 सांसदों को सस्पेंड करके आईपीसी के ऐसे कानून पास करा लिए गए। पहली बार हुआ है कि सेलेक्ट कमिटीज को मैटर सबसे कम गए। पहली बार हुआ है कि जेपीसी के माध्यम से कोई किसी तरह की कोई बात ही नहीं करता है। पहली बार हुआ है कि आप देखिए 3 कृषि के काले कानून हो, नोटबंदी हो, बड़े बड़े फैसले बिना किसी से सलाह किए संसद में पास किए करा लिए गए हों। खैर, वो गुजरात मॉडल है और वो पूरा देश देख रहा है। अब बात आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। है कि वाजपेयी जी का समय रहा हो, कौन सी परंपराएं रही हैं डिप्टी स्पीकर पर, और हमारे समय में कौन सी परंपराएं रही हैं। मैक्सिमम टाइम में देख रहा था कि अपोजिशन के लोगों को डिप्टी स्पीकर का पद मिला, और ये 1960 के दशक से मैंने देखा तो कहीं ना कहीं ऐसा रहा। तो क्या परंपराएं और मर्यादाएं आगे चलेंगी? क्या परंपरा में और मर्यादा में यह भी है कि एक अकेला सब पर भारी? किसी देश के प्रधानमंत्री ने छाती पीट कर कहा हो कि एक अकेला सब पर भारी और संसद मेरे ठेंगे पर। संसद में क्या क्या हुआ, आपने संविधान बदलने की और तमाम चीजें सामने आई और उसके बाद आपने संविधान को माथे पर लगाया, क्योंकि जनता ने जनादेश ऐसा दिया कि आपको समझ आ गई कि संविधान ही सर्वोपरि है। तो परंपरा और मर्यादा की बात संसद के मामले में कम से कम बीजेपी सरकार ना करे। अब मुद्दे आते हैं कि कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं कि आने वाले समय में अपोजिशन भी चर्चा करना चाहेगा और हम चाहते हैं कि देश की जनता भी उस पर चाहती है कि कोई चीज वहां पर वक्तव्य हो। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पर अग्निवीर का है। दूसरा मुद्दा नीट के एग्जाम का है। नीट के एग्जाम में 25 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम पीआईएल पेंडिंग पड़ी हुई हैं और आज शिक्षा मंत्री ने देर सवेर आके कहा है कि उसमें काफी अनियमितताएं हुई हैं। पेपर लीक होकर 25-25 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। क्या शिक्षा मंत्री आकर संसद में उसके ऊपर बयान देंगे? आज ही जितना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, क्या ट्रेन के जो मंत्री हैं, रेल मंत्री हमारे, क्या वो रेलवे मिनिस्टर रिजाइन करेंगे? कोई मौलिक जिम्मेवारी, कोई नैतिक जिम्मेवारी लेंगे? किसी मर्यादा या किसी परंपरा का निर्वहन वो भी करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि वो कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर से आदेश जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो व्हाइट पेपर ऑन ट्रेन एक्सीडेंट्स, ईवीएम, इलेक्शन कमीशन की भूमिका,
जेपीसी एग्जिट पोल के ऊपर, जो एग्जिट पोल निकालकर तमाम जो नेक्सस था मीडिया, एग्जिट पोल की कंपनियां और बीजेपी का, उसके ऊपर भी जेपीसी की मांग भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारे एजेंडे में है। अग्निवीर की समाप्ति हमारे एजेंडे में है। मुझे लगता है कि अब इतिहास में नहीं जाना चाहिए, भविष्य में क्या हो रहा है और वर्तमान में देश में क्या घटित हो रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। और आने वाले दिनों में इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संसद में ये तमाम मुद्दे उठाएगा। ठीक है, वाओ ब्यूटीफुल। लंबा दौर ये भी चला है आलोक जी कि एक तरफ हम संसद में ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहां पर हंगामा हल्ला हो रहा है, कोई चर्चा नहीं, वरना तो जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स होते हैं उनकी मिसाल दी जाती है, उनमें से शब्द और वाक्य कोट किए जाते हैं अलग अलग जगह। लेकिन हमने पिछले कुछ समय में देखा है जिसमें आरोप दोनों तरफ से लगते हैं। मैं इस बात को बोलती हूं कि दोनों तरफ से आरोप लगते हैं, क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि हमें चर्चा नहीं करने दिया जाता है, और सरकार की तरफ से यह कहा गया कि चर्चा नहीं, हंगामा हो रहा था और इसीलिए कार्रवाई जरूरी थी। जिन मुद्दों को उठाने की बात आप कर रहे हैं, क्या उन पर हम देखेंगे एक स्वस्थ संसदीय डिबेट जो वहां पर चलेगी, जिससे लोगों का सरोकार है? देखिए, मुझे लगता है कि डिबेट होने से पहले ही, मुद्दे उठने से पहले ही मीडिया के साथ ही सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या अगर जेपीसी नहीं बनी तो संसद में जो पैसा खर्च होगा उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। तो मैं ये केवल ये कहना चाहूंगा कि प्रश्न जो है उसमें इतना वजन होना चाहिए कि दोनों पक्षों को उत्तर देने में 4 बार सोचना पड़े। अब बात आती है, सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का नाम लिया इन्होंने। उन दोनों के वक्तव्य ऑन रिकॉर्ड है पार्लियामेंट में कि संसद चलाना सत्ता पक्ष का काम है, सरकार का। 2G के ऊपर 2.5 महीने तक संसद नहीं चली, और 2.5 महीने तक क्या वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में था क्या मैटर? आज सुधांशु भाई आज बड़ी नैतिकता और मर्यादा की बात कर रहे हैं, और उसके बाद तमाम लोगों को क्लीन चिट मिली। क्या एक कोई सांसद आके माफी मांग सकता है देश से कि 2.5 महीने तक देश की संसद नहीं चली? नहीं। अब बात आती है वापस के उपराष्ट्रपति महोदय ने ये कहा, फिर राष्ट्रपति महोदय ने ये कहा। जब स्पीकर और उपराष्ट्रपति महोदय के ऊपर तमाम प्रश्न चिन्ह लगे कि किस तरह से वो हाउस को चला रहे हैं, किसको कितना समय दे रहे हैं, और खुल्लम खुल्ला उन चीजों का उल्लंघन हो, तो मर्यादा की बात नहीं की जा सकती है। क्या एक बार भी किसी ने भी, जितने भी तमाम लोग रहे यहां पर अभी तक पीछे, किसी ने भी एक बार भी ये कहा बीजेपी की तरफ से कि हां इस तरह की चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे भाई, रिजेक्ट करना आपके हाथ में है, और आप बीजेपी के बिहाफ पर अगर नोटिस को रिजेक्ट करेंगे बार बार, तो सांसदों का अधिकार है कि वो आकर दोबारा से नोटिस दें। क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चेयरमैन साहब को और स्पीकर साहब को क्या ये नहीं लगता कि 60-70 सांसद अगर वहां पर नोटिस दे रहे हैं तो उस विषय की इंपॉर्टेंस होगी? लेकिन अगर कांग्रेस या विपक्ष किसी भी चीज को उठाता है और वहां से प्रश्न चिन्हों के साथ और संसदीय जो परंपराएं हैं उनका उल्लंघन शीर्ष करता है, तो स्वाभाविक है कि मर्यादाओं की बात और उसकी नहीं की जा सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बात आती है लीडर ऑफ अपोजिशन के तीसरे प्रयास के बाद। अरे भाई, हमने तो 1952 में धुर विरोधी लोगों को लीडर ऑफ अपोजिशन और मंत्री के पद भी दिए हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। लेकिन आप लोगों का दिल बहुत छोटा है। जो व्यक्ति कहता है एक अकेला सब पर भारी, वो मणिपुर जा नहीं सकता है, और पूरे 10 साल के अंदर वो व्यक्ति एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है। तो मर्यादाएं तो वो भी थी कि एक प्रधानमंत्री विदेश से आते थे तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, विदेश में भी करते थे, अपने देश में भी करते थे। ये भी संसदीय परंपरा का एक हिस्सा था कि सेशन से पहले और सेशन के बाद सेशन में कौन से विषय होंगे उस पर खुलकर चर्चा होती थी। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। जिस तरह से आज ये हथियाई हुई सरकार है, हथियाई हुई सरकार कह रहा हूं मैं, कहीं एग्जिट पोल, कहीं मीडिया, कहीं इलेक्शन कमीशन, कहीं जांच एजेंसियां, कहीं पर प्रशासन, कहीं डीएम, कहीं बनारस में नॉमिनेशन रिजेक्शन, चारों तरफ से हत्या कर ये सरकार बनाई गई है। लेकिन हम फिर चाहते हैं, सरकार बनी है, आपके जो एजेंडे हैं वो बताइए। आप रोजगार का क्या मास्टर प्लान है वो बताइए। आपने किसको एमएसएमई मिनिस्टर बनाया है, उनके क्या विचार हैं, पूरा देश देख रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी आए और नीट कैंसिल करने की हिम्मत दिखाएं कि नीट एग्जाम गलत हुआ है। ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर व्हाइट पेपर आए। मुझे लगता है कि ये तमाम मुद्दे हैं, इनके ऊपर सरकार जवाब दे। अनैतिक
बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। आलोक जी, ये सारी चीजें बताइए और साथ में इस आरोप का भी जवाब और दीजिए। स्पीकर को निकाला गया हो पार्टी से। जी, और ये भी बता रहे हो कि एक ही परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल उठाते हुए, जबकि सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने तो आपकी पार्टी के नेताओं को सम्मान दिया। जवाब दें इस बात का। वाह 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 वाह। मैं उत्तर देता हूं। भारत रत्न का जितना राजनीतिकरण इस सरकार ने किया, किसी ने नहीं किया। अभी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया क्योंकि 2 महीने 3 महीने चुनाव के लोकसभा के रह गए थे। 10 साल से पकौड़े तल रहे थे लोग। 10 साल से चरण सिंह जी का योगदान याद नहीं आया। बिहार का चुनाव था, बिहार में हार रहे थे तो कर्पूरी ठाकुर साहब याद आ गए। 10 साल से याद नहीं है। 10 साल पहले उनका योगदान नहीं था, आज ही योगदान था। इन्होंने भारत रत्न को केवल राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया। मुझे याद है 2014 का वो मंजर कि जिस समय पर सुभाष चंद्र बोस के कुछ परिवार के लोगों को बैठाकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी कि सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न नहीं दिया। अरे भी उनके परिवार ने मना किया था कि हमें भारत रत्न नहीं चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल हो गए, सुभाष चंद्र बोस को क्यों नहीं दिया आपने? किसी के पास जवाब है इस चीज का? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, लेकिन ये लोग उस चीज को समझते नहीं है। राजनीति के लिए भारत रत्न का उपयोग करना अगर किसी ने किया है तो वो बीजेपी की सरकार ने किया है, कांग्रेसियों को नहीं दिया है। अगर कांग्रेसियों को देने की इच्छा थी उनको तो पहले दे देते ना। 10 साल से क्या कर रहे थे आप? कर्पूरी ठाकुर जी हमारे नहीं थे, चरण सिंह जी हमारे नहीं थे, लेकिन 10 साल तक नहीं दिया क्योंकि चुनाव नहीं थे। अब जब हारने लगे तो आपने देना शुरू किया। अब वापस आता हूं। एवरीबॉडी, सबके सब चोर है। आर्टिकल 370 के ऊपर जिस तरह से तांडव किया पूरे देश के अंदर, इस सरकार ने झूठ बोला कि हमने धारा 370 हटा दी। धारा 370 आर्टिकल 370 आज भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। 2 बदलाव किए थे, एक वापस ले लिया। उसमें से 35A का जो बदलाव किया था, जिसकी बात सुधांशु जी अभी कर रहे थे, उसमें 15 साल का क्लॉज डाल दीजिए कि 15 साल का डोमिसाइल होगा तब आप प्रॉपर्टी वहां पर खरीद सकते हैं। इस तरह के 36 बदलाव हुए हैं, लेकिन इस तरह से वोट के लिए राजनीति आर्टिकल 370 को यूज करके किसी ने नहीं की। और यही कारण है कि 2014 के बाद से चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। यही कारण है कि 24 में चुनाव लड़ने से भी कश्मीर वैली से भाग गए। तो उसका सच तो सामने आ गया। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। उन्होंने चाइना को क्लीन चिट नहीं दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। ये कमजोर प्रधानमंत्री की निशानी थी। पुलवामा के ऊपर वोट इंदिरा गांधी ने नहीं मांगे थे। इंदिरा गांधी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा लोग कहते थे। आज देश के प्रधानमंत्री को कमजोर प्रधानमंत्री, अहंकारी प्रधानमंत्री और झूठा प्रधानमंत्री कहा जाता है। हमें भी दुख होता है। पुलवामा के ऊपर वोट मांगे और पुलवामा के शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। ये लोग भी बात करेंगे जम्मू कश्मीर की शहादत की। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कहूंगा किसने क्या क्या कहा उस बात को छोड़ दीजिए। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग किया है पूरे चुनाव में, मुजरे तक पहुंच गए। मुसलमानों को प्रॉपर्टी दे देंगे, भैंस खोल के दे देंगे और मंगलसूत्र दे देंगे। मुझे लगता है कि ऐसी मर्यादा और ऐसे एग्जाम्पल ना कभी इतिहास में रहे, ना कभी भविष्य में रहे। मुझे लगता है कि जिस तरह से आज भी देश के प्रधानमंत्री को सहृदय के साथ जो मुद्दे हैं, मूल मुद्दे, खासतौर पर युवाओं के मुद्दे, उनका कद बढ़ेगा अगर वो आए और कहें कि अग्निवीर कल से समाप्त, वो आए और कहें कि नीट का एग्जाम खत्म और नीट के ऊपर दोबारा से हम इसके ऊपर एग्जाम कराएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि आरएसएस के तमाम लोग इस नीट के एग्जाम से जुड़े हुए हैं, वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे। अब तो वैसे आरएसएस भी इनके खिलाफ मुखर होकर बोल रही है। देखिए कौन है, एनटीए का चेयरमैन कौन है, सीबीएसई की चेयरमैन कौन रही। एक लेडी कोई आईएएस कैडर, गुजरात कैडर की तो नहीं रही थी, पहले सीबीएसई एग्जाम लेता था ये। क्या तमाम जांच एजेंसियां जांच करेंगी? क्या ईडी एक बार भी नीट एग्जाम के लिए कहीं पर जाकर कहीं एक जगह छापेमारी करेगी? 40-50 लोग तो सुना बिहार में अरेस्ट हुए पड़े हैं। वो कह रहे हैं 30-30, 32-32 लाख रुपए में हमने पेपर खरीदा है। यूपीएससी का चेयरमैन कौन बना है? एसएससी का चेयरमैन कौन बना है? क्या उसके तार भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या गुजरात से तो नहीं जुड़े हुए हैं? पिछले 10 साल का पूरा खाका आप निकाल कर देख लीजिए। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, हिम्मत कीजिए। आप तो कहते हैं मैं 56 इंच का हूं, वैसे है नहीं आप, सीना आपका। आप आइए और कहिए नीट का एग्जाम कैंसिल और अग्निवीर योजना समाप्त। मैं कहूंगा कि युवा आपकी जय जयकार करेगा, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप केवल तुलना कर सकते हैं कपड़ों में पंडित नेहरू से और इंदिरा गांधी से।
आपके जितने भी क्रियाकलाप हैं वो हिंदू मुस्लिम वाले हैं। सुधांशु भाई भी आखिर में हिंदू मुसलमान ले ही आए इस डिबेट के अंदर। मैं फिर कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री अगर ये कहते हो कि मैं दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेता हूं, और जो देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि अडानी और अंबानी टेम्पू भर भर के नोट कांग्रेस को या अपोजिशन पार्टीज को दे रहे हैं, उस व्यक्ति को नैतिक अधिकार नहीं है उस पद पर बैठे रहने का। ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आलोक जी, बाकी चीजें आपकी एक तरफ हैं, लेकिन भारत रत्न पर राजनीति वाली बात थोड़ी सी, खुद को किसने किसने दिया है भारत रत्न वो भी देश ने देखा ही है, लेकिन देश ने मीडिया के साथियों को तो कुछ भी नहीं लगेगा। कम से कम आपने एक चीज पे तो आके रुके आप। अभी तक तो नोटबंदी को भी आप लोग बहुत अच्छा काम बताते थे। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने इस अनैतिक सरकार के अनैतिक कर्तव्यों का, कर्मों का पूरा सपोर्ट किया है और आज भी कर रहे हैं आप। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ,